हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लेके आए हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में हम लोग सीख रहे थे बेसिक केमिस्ट्री। बेसिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 है, और इस लेक्चर में हम सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास एंड सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। आपके सामने दिया गया है, इनका मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो देखो, मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए आपको 1 से लेकर 20 तक एलिमेंट का मास याद होना चाहिए, जो मैं ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में करा चुका हूँ। ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का मास, मॉलिक्यूलर मास बताना है। तो क्या मुझे बता सकते हो इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2। सल्फर कितने हैं भाई? 1। ऑक्सीजन कितने हैं? 4। हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1 बता रखा हूँ। सल्फर का मास कितना होता है? 32। ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। तो ये कितना आएगा? 2 एकम 2, 32 एकम 32, 16 चौका 64, 4 2 6 2 8, 6 3 9। तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना देगा? 98। ठीक है, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 98। उसी तरह का मैं नाइट्रिक एसिड, इसको नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना हो तो हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं इसमें? 1। नाइट्रोजन कितने देख रहे हैं? 1। ऑक्सीजन कितना दिख रहा है आपको? 3। हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1। नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16। 1 एकम 1, 14 एकम 14, 16 3 48, 8 4 12, 1 13 का 3, हासिल 1 4 5 और 1 6। तो इसका मास कितना होता है? 63। बात समझ में आई? उसी तरह का मैं बात करूं NH4 अमोनिया का मास निकालना हो कैसे निकालेंगे? नाइट्रोजन कितना है भाई? 1। हाइड्रोजन कितने हैं? 4। नाइट्रोजन का मास 14 होता है, हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1। तो 14 एकम 14, 4 एकम 4, तो कितना हो जाएंगे? ये हो जाएगा 14 4 18। तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाएगा? 18। उसी तरह मैं बात करूं NH2CONH2, इसको यूरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूरिया। तो इसमें नाइट्रोजन कितने दिख रहे हैं आपको? देखो, 1 नाइट्रोजन यहाँ है, 1 यहाँ पे है, तो 2 नाइट्रोजन। हाइड्रोजन देखो, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 4 हाइड्रोजन। कार्बन देखो, 1 ही कार्बन है। ऑक्सीजन देखो, 1 ही ऑक्सीजन है ना? है। नाइट्रोजन का मास कितना होता है? 14। हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16। 14 दूनी 28, 4 एकम 4, 12 एकम 12, 16 एकम 16, 6 4 10, 18 2 20 का 16, हासिल 2। ठीक है, 2 3 4 और 2 6। तो इसका मास कितना रहेगा? 60। बात समझ में आ रही है? आ रही है। प्रॉपर दिखाई दे रहा है? दे रहा है। ठीक है। और भी एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे किसी ने मास पूछ लिया C6H12O6, इसको बोलते हैं ग्लूकोज। अब इसमें कार्बन कितने हैं? 6। हाइड्रोजन कितना है? 12। ऑक्सीजन कितने हैं? 6। कार्बन का मास कितना होता है? 12। हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1। ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। 12 6 72, 12 एकम 12, 16 6 96, 6 4 10, ये कितना देगा? 180। तो मतलब ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 180। उसी तरह का मैं बात करूं, अगर मैं एग्जांपल लूं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। अब देखो, इसमें कैल्शियम कितने हैं? 1। ऑक्सीजन बता सकते हो? देखो, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1 × 2 कितना हो गया? 2। तो ऑक्सीजन कितने हो गए? 2। हाइड्रोजन कितने हो गए? इसको मल्टीप्लाई, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1 × 2 2। ठीक है। कैल्शियम का मास 40, ऑक्सीजन का मास 16, हाइड्रोजन का मास 1। 40 एकम 40, 16 दूनी 32, 2 एकम 2, 2 2 4, 4 3 7। तो इसका मास कितना हो गया? 74। बात समझ में आ रही है? आ रही है। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह मैं बात करूं, 7वां एग्जांपल लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट ले लेते हैं, CaCO3। ठीक है। तो कोई पूछे इसमें कैल्शियम कितने हैं? 1। कार्बन कितना दिख रहा है आपको? 1। ऑक्सीजन कितना दिख रहा है आपको? 3। कैल्शियम का मास कितना होता है? 40। तो 40 से मल्टीप्लाई कर दो। कार्बन कितने हैं? 12। ऑक्सीजन कितने हैं? 16। 40 एकम 40, 12 एकम 12, 16 3 48, 8 10 के 16, हासिल 1, 4 4 8 1 9 1 10। तो कितना इसका मॉलिक्यूलर मास आ गया? 100। कोई दिक्कत इसमें?
कोई दिक्कत नहीं, नोट करिए, और भी एग्जाम्पल्स लेके हम सॉल्व करते हैं। बात समझ में आई? तो इस तरीके से हम निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं, मिटा दो, मिटा दीजिए। और भी एग्जाम्पल्स लेते हैं, ठीक है। 15-16 क्वेश्चन करेंगे, अपने आप आ जाएगा आपको। देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम फॉस्फेट लेते हैं, PO4 का, इसको बोलते हैं कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम कितने दिख रहे हैं इसमें? 3, फॉस्फोरस 1, बोला ना, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2, ऑक्सीजन 4 दूनी 8, ठीक है। कैल्शियम का मास 40, फॉस्फोरस का मास 31, ऑक्सीजन का मास 16, 40 3 120, ये 2 आ गया 62, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 8 6 48 के 8, हासिल 4, 8 4 12, 8 10 को 16, हासिल 1, 10 11 के 1, हासिल 1, 1 2 और 1 3, तो 310 हो जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है, ठीक है। उसी तरह कोई पूछे आपसे, ये तो कैल्शियम फॉस्फेट हो गया, और जैसे हम ले लेते हैं अपना CH4, इसको बोलते हैं मीथेन। क्या बोलते हैं? मीथेन, ठीक है, ठीक है। तो कार्बन कितना दिख रहा है इसमें? 1, हाइड्रोजन कितना दिख रहा है? 4, कार्बन का मास 12, हाइड्रोजन का मास 1, 12 कम 12, 4 कम 4, तो 12 4 कितना हो गया? 16, ठीक है, ठीक है। उसी तरह कोई बोले आपको CO2 का मास बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड का, तो कार्बन कितना दिख रहा है? 1, ऑक्सीजन कितना दिख रहा है? 2, कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का मास 16, 12 कम 12, 16 दूनी 32, कितना आएगा? 44, ऐड कर दो 44 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। इसी तरह कोई पूछा आपसे H2O का मास, ठीक है, ठीक है। तो हाइड्रोजन कितने हैं? 2, ऑक्सीजन कितने हैं? 1, हाइड्रोजन का मास 1, ऑक्सीजन का मास 16, 2 एकम 2, 16 एकम 16, कितना आ गया? 18, ठीक है, ठीक है। उसी तरह कोई पूछे आपसे, थोड़ा एक इंटरेस्टिंग लेते हैं, Na2CO3.5 मोल ऑफ H2। बता सकते हो सोडियम कितने हैं? 2, कार्बन कितने दिख रहे हैं? 1, ऑक्सीजन बताओ। देखो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो इसको नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 कम 5 और 3 ये हो गया, 5 यहाँ पे ऑक्सीजन है और 3 ऑक्सीजन यहाँ पे है, तो 8 ऑक्सीजन हो गया। हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन 5 दूनी 10 हाइड्रोजन, ठीक है, ठीक है। तो सोडियम का मास 23, कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का मास 16, हाइड्रोजन का मास 1, 23 दूनी 46, 12 कम 12, 8 6 48, 8 4 12 और ये 10, जोड़ो कितना आएगा? 8 2 10, 16 का 6, हासिल 1, 2 1 3, 1 4, 4 8 1 9, ठीक है, 196, कितना जाएगा? 196। बात समझ में आ रही है? आ रही है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने को दे दिया कैल्शियम सल्फेट .2 मोल ऑफ H2, ठीक है, ठीक है। तो कैसे करोगे? कैल्शियम कितने दिख रहे हैं इसमें? 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन यहाँ पे है और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है, तो 6। हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं? 2 दूनी 4। कैल्शियम का मास 40, सल्फर का मास 32, ऑक्सीजन का मास 16, हाइड्रोजन का मास 1। 40 से कम 40, 32 से कम 32, 16 36 96, ठीक है, और 4 कम 4, 6 4 10 2 12, 12 का 2 हासिल 1, 10 7 17, तो 172, ठीक है, ठीक है। नोट करिए इसको। बात समझ में आई? तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लें यहाँ पे, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे C6H6, ये इसको बोलते हैं बेंजीन। क्या बोलते हैं? बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। तो कार्बन कितने दिख रहे हैं? 6, हाइड्रोजन 6, कार्बन का मास 12, हाइड्रोजन का मास 1, 12 6 72, 6 कम 6, तो कितना हो गया? 78, ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। मिटा दूं मैं? बोलो भाई, मिटा दिया जाए? मिटा दिया जाए।
नेक्स्ट आगे बात करते हैं, अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म सीखते हैं। ये तो हमने सीख लिया कि मॉलिक्यूलर मास हम किस तरह से फाइंड करेंगे, ठीक है। ठीक है, अब कुछ बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। इंपॉर्टेंट टर्म्स में सबसे पहला टर्म आता है, नाम तो सुना ही होगा, आइसोटॉप्स। क्या? आइसोटॉप्स। ऐसे स्पीसीज जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो पर मास नंबर डिफरेंट हो, उसको क्या बोलते हैं? आइसोटॉप्स। तो लिखेगा स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ species having same atomic number but different atomic mass is called what? आइसोटॉप्स। ठीक है, ऐसे स्पीसीज जिनका एटॉमिक नंबर क्या हो? सेम हो, पर मास एटॉमिक मास क्या हो? डिफरेंट हो, बट डिफरेंट एटॉमिक, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं आइसोटॉप्स। बात समझ में आई? जिससे सबसे फेमस है हाइड्रोजन, H मतलब हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं। ठीक है, एक होता है प्रोटियम, एक होता है ड्यूटेरियम, एक होता है ट्राइटियम। P मतलब प्रोटियम, D मतलब ड्यूटेरियम, T मतलब ट्राइटियम। ठीक है, प्रोटियम का एटॉमिक नंबर 1, इसका मास होता है 1, इसका मास होता है 2, इसका मास होता है 3। ठीक है। खास बात, ट्रिटियम जो होता है ना, ट्रिटियम एक रेडियो एक्टिव होता है। रेडियो एक्टिव मतलब हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। और ट्राइटियम कैसा होता है नेचर में? रेडियो एक्टिव। कैसा होता है भाई? रेडियो एक्टिव। बात समझ में आई? अब इसमें कोई पूछे इसका ZePaN, तो प्रोटियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 1। कोई चार्ज नहीं है, तो जितना Z उतना ही E उतना ही P। ठीक है, इसका मास कितना है? 1। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? मास माइनस नंबर, याद है ना? तो न्यूट्रॉन कितना आएगा? 0। इसी तरह मैं ड्यूटेरियम का बात करूं, ZePaN, तो ड्यूटेरियम का एटॉमिक नंबर Z कितना है? 1। क्योंकि कोई चार्ज नहीं है, तो जितना Z उतना ही E उतना ही P। इसका मास नंबर कितना दिख रहा है आपको? 2। न्यूट्रॉन की बात करूं तो मास माइनस नंबर, 2 में से 1 गया 1, तो इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे? 1। उसी तरह मैं ट्रिटियम की बात करूं तो इसको ZePaN, Z कितने पे आता है? 1 पे आता है, क्योंकि कोई चार्ज नहीं है, तो उतना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही क्या होगा? प्रोटॉन होगा। मास कितना दिख रहा है इसका? 3। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? मास माइनस नंबर, तो कितना दिख रहा है? 2। बात समझ में आ रही है? नोट करिए इसको। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये होता है आइसोटॉप्स। हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट अगला टर्म सीखते हैं, और अगला टर्म का नाम है आइसोबार। क्या भाई? आइसोबार। ठीक है, आइसोबार किसको बोलते हैं? ऐसे स्पीसीज having same atomic mass but different atomic number। ठीक है, ऐसे स्पीसीज जिनका एटॉमिक मास सेम हो लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, उसको क्या बोलते हैं? आइसोबार। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आपको मैंने पढ़ाया था आर्गन और कैल्शियम। ठीक है, आर्गन कितने पे आता है? 18 पे आता है। कैल्शियम कितने पे आता है? 20 पे आता है। आर्गन का मास कितना था? 40। कैल्शियम का मास भी कितना था? 40। तो ये दोनों स्पीसीज क्या कहलाएंगे?
आइसोबार। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। आया समझ में? आया। ठीक है, ठीक है। तीसरा है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक किसको बोलते हैं? तो ऐसे स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ electrons, species having same number of electrons are called isoelectronic। ठीक है, ऐसे स्पीसीज जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होती है उसको क्या बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं बात करूं Al+3, ठीक है, Mg+2, क्या मुझे इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बता सकते हैं? इलेक्ट्रॉन निकालना सिखा रखा हूं मैंने आपको सेकेंड लेक्चर में। कितना एल्यूमिनियम 13 पे आता है, +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे इसमें? 10। मैग्नीशियम 12 पे आता है, +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इसमें कितने आएंगे? 10। मतलब ये दोनों स्पीसीज कैसे हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। ठीक है, ठीक है। मतलब ऐसे स्पीसीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम हो उसको क्या बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। जैसे मैं बात करूं आपको N पे -3, ठीक है, और Na+, क्या ये एक दूसरे का आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? आइए चेक करते हैं। अच्छा, इसमें इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन क्या होता है? 7 पे आता है, इसका मास कितना होता है? सॉरी, इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7। -3 मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन लिया, तो 7 और 3 कितने हो गए? 10। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। उसी तरह मैं इस पे बात करूं तो सोडियम कितने पे आता है? 11 पे, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, प्लस एक का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन उसने दे दिया, तो कितने बच जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रही है? आ रही है। तो इन दोनों स्पीसीज के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है, तो ऐसे स्पीसीज जिनके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होती है उसको क्या बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। बात समझ में आई? नोट करिए इसको। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? अरे बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। मिटा दूं? मिटा दीजिए। तो हमने बात की आइसोबार क्या होता है, आइसोटॉप्स क्या होते हैं, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आइसोडाइफर। अगला टर्म क्या है? आइसोडाइफर। ठीक है, आइसोडाइफर किसको बोलेंगे? स्पीसीज having same number of n-p वैल्यू। ऐसे स्पीसीज जिनका n-p की वैल्यू सेम आए उसको क्या बोलते हैं? आइसोडाइफर। जैसे अपने पास कार्बन है और नाइट्रोजन है। कार्बन को अगर मैं ZePaN अगर मैं पूछूं तो क्या मुझे बता सकते हैं? यस, कार्बन कितने पे आता है? 6 पे, क्योंकि कोई चार्ज नहीं है, तो जितना Z होगा उतना ही E उतना ही P। बता रखा हूँ। A मतलब इसका मास, कार्बन का मास कितना होता है? 12। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? मास माइनस नंबर, तो 12 में से 6 गया, कितना बच जाएगा? 6। उसी तरह मैं बात करूँ इसमें n-p बता सकते हो। न्यूट्रॉन कितने? 6, प्रोटॉन भी कितने? 6, तो n-p कितना आ जाएगा? 0। ठीक है, ठीक है। इसी तरह मैं इसकी बात करूं ZePa और N की, तो नाइट्रोजन का कितने पे आता है? 7 पे, उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? कोई चार्ज नहीं है, तो 7। प्रोटॉन भी कितने होंगे? 7। इसका मास A मतलब एटॉमिक मास, नाइट्रोजन का मास कितना होता है? 14। कितना होता है भाई? 14। ठीक है। उसी तरह इसका न्यूट्रॉन की बात करूं तो न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? मास माइनस नंबर, 14 माइनस 7 तक कितना जाएगा? 7। ऐसा मतलब n-p की वैल्यू इसमें निकालो। n कितना है? 7। p कितना? 7। 7 में 7 क्या? 0। ठीक है, ठीक है। मतलब इन दोनों स्पीसीज में n-p की वैल्यू सेम आ रही है, तो इसको क्या बोलेंगे? ये दोनों कैसे हैं? आइसोडाइफर। ठीक है, स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ n-p वैल्यू। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। कर लिया नोट? कर लिया।
बात समझ में आई। एक और टर्म बचता है, मिटा दूं? मिटा दीजिए। एक और टर्म बचता है, इसका नाम है आइसोएस्टर्स। आइसोएस्टर्स किसको बोलते हैं? ठीक है, ठीक है। तो देखो, ऐसे स्पीसीज having same number of electron and atom is called आइसोएस्टर्स। ऐसे स्पीसीज जिसके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एटम होते हैं, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एटम होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? आइसोएस्टर्स। जैसे कहने का मतलब क्या है? साइनाइड आयन ले लिया मैंने, CO ले लिया, इसमें बताओ कितने एटम है? एक कार्बन का है, एक नाइट्रोजन का है, तो टोटल कितना हो गया? 2 एटम। इसमें कितने एटम है? एक कार्बन एक ऑक्सीजन है, तो 2 एटम हो गए। अब इसमें इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, क्या निकालते हैं? इलेक्ट्रॉन। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6, प्लस नाइट्रोजन के पास 7, -1 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसने किसी से लिया, तो +1 कर दूं तो कितने हो जाएंगे? 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ठीक है। इसी तरह मैं इसमें इलेक्ट्रॉन निकालूं, इलेक्ट्रॉन, तो बताओ कार्बन के पास कितने होंगे? 6, प्लस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है तो कुछ नहीं। 8 + 6 कितना हो गया? 14। ठीक है, ठीक है। तो देखो, इन दोनों स्पीसीज के पास, इसके पास भी 2 एटम है, 2 एटम है, नंबर ऑफ एटम्स बराबर है, साथ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बराबर हैं। तो अगर नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर हो जाए, नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर हो जाए, तो ऐसे स्पीसीज को क्या बोलते हैं? आइसोएस्टर्स। बात समझ में आई? नोट करिए इसको। ठीक है, ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं अगले लेक्चर में।